तो आइए दोस्तों, देखिए आपके सामने 11th नंबर क्वेश्चन सीधे दिख रहा होगा, उम्मीद है हमें। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और माने स्वयं भूमि का मालिक, एक उंगली से स्वयं भूमि का मालिक, एक उंगली पर नीचे ले आइए, आ जाएगा, आपने सेलेक्ट कर दिया। ठीक, तो देखिए बेटा, इसमें कह रहा है कि कौन सी ऐसी भू राजस्व व्यवस्था थी जिसमें वह स्वयं भूमि का मालिक हो गया, स्वयं वो भूमि का मालिक हो गया, हाँ, और भू राजस्व के भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार था। तो ऐसी कौन सी व्यवस्था थी? जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, दहशाला प्रथा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि अंग्रेजों के समय में 3 भू राजस्व प्रणालियां चलाई गई थी। वैसे चलाई गई थी 4, लेकिन 3 ऑलमोस्ट बेहतर है, जिसका ज्यादा हमारे जनमानस पर असर पड़ा। पहली की बात मैं करना चाहूंगा, तो पहला तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने चलाई थी जिस प्रथा को, वो बहुत दिनों तक कामयाब नहीं रही, है ना, जिसको कहते हैं, है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स का ये कहीं ना कहीं जमींदारी प्रथा को दिखाता, ठीक है। सबसे बड़ी ठेकेदारी जिसे कहते हैं, सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को उसको दे दिया जाता है, जिसको कहते थे इजारेदारी, है ना। तो इजारेदारी पहली व्यवस्था जो अंग्रेजों ने चलाई, इजारेदारी। वैसे इजारेदारी का संबंध शाहजहां से भी है, लेकिन मैं अंग्रेजों के सेंस में जोड़ रहा हूं। तो इजारेदारी, इजारेदारी, है ना, ये प्रथा थी। इसको डायरेक्ट कहते हैं ठेकेदारी, ऊंची बोली लगा देने वाले को दे दिया जाता है। बहुत जम के लूटते थे इसमें अंग्रेज। दूसरा सिस्टम जो शुरू हुआ, देखिए ईयर के अकॉर्डिंग दूसरा सिस्टम शुरू हुआ, रैयतवाड़ी। एक्सक्यूज मी, रैयतवाड़ी शुरू हुई दूसरे सिस्टम में, जो बहुत कुछ आपको मैं बताना चाहता हूं। ये दक्षिण भारत में ज्यादा एक्टिव रही, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी या रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। अब इसी रैयतवाड़ी बंदोबस्त की जब बात आती है, इसका प्रारंभ कहां हुआ, तो आपको पूरा डिटेल मैं दे दे रहा हूं, जिससे इससे बनने वाला क्वेश्चन कभी आप गलती ना करें। और ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है, प्रूफ कर दे रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर बी होगा, लेकिन क्यों बी होगा मैं वो आपको बता देता हूं, है ना। ये 1792 एडी में यह व्यवस्था प्रारंभ हुई। कहां से प्रारंभ हुई, इसका स्थान एक पूछ लिया जाए, है ना, तो चेन्नई में एक स्थान है बेटा, 12 महाल। 12 महाल से शुरू हुई थी, ये चेन्नई में शुरू हुई थी, ठीक है, चेन्नई, है ना, पुराना मद्रास। अब इसके संस्थापक मान लीजिए, कभी क्वेश्चन में पूछ लिया भैया रैयतवाड़ी व्यवस्था का संस्थापक कौन है, तो कर्नल रीड, कर्नल रीड एवं मेजर मुनरो, है ना, मुनरो। तो यही दोनों इस व्यवस्था के संस्थापक थे। इस व्यवस्था की खास बात क्या थी, इसमें भूस्वामी किसको माना गया, इसमें भूस्वामी किसान को माना गया, भूस्वामी किसान को माना गया। और भारत में इसका सर्वाधिक विस्तार था। भारत में इसका एरिया, कितने एरिया में ये ब्रिटिश भारतीय भू क्षेत्र में वर्क करती थी, तो इसका आंसर होगा 51%। तो देखिए इस रैयतवाड़ी का क्यों आंसर हुआ, इसमें क्या कह रहा बेटा, इसमें कह रहा किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, तो आपका आंसर क्या हो गया, रैयत। वैसे भी रैयत मतलब होता किसान, रैयत मतलब क्या होता, फारसी भाषा है, रैयत मतलब किसान। तो ऐसी व्यवस्था रैयतवाड़ी में। संस्थापक भी पूरा बता डाला, कभी भी अब इससे बनने वाला क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। महालवाड़ी कहां शुरू हुई, ये मुंबई में शुरू हुई। इसकी स्थापना हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड, है ना, थॉमस बिगनेट, इन लोगों का योगदान इसमें रहा। इसमें भू राजस्व का मालिक किसको माना गया, माने किससे समझौता किया गया, संपूर्ण ग्राम से किया गया, ठीक है। और जो सबसे पॉपुलर जानी जाती है वह है अस्थाई बंदोबस्त। कैसी जानी जाती है, अस्थाई बंदोबस्त, है ना, जिसके संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जॉन सोर थे। तो मैं पूरी आपको शेयरिंग कर दिया, तो ये इस तरीके से आप बेहतर आपका निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, ठगों का उन्मूलन। ठगी प्रथा क्या होती है, बेवकूफ बनाकर लूटना। ठगी प्रथा मतलब बेवकूफ बनाकर लूटना बेटा, ठगी प्रथा का मीन्स यही होता, ठगी प्रथा बेवकूफ बनाकर लूटना। ये कॉमन सिस्टम हो गया था। इसको किसने समाप्त किया, है ना, ठगी प्रथा किसने समाप्त किया,
क्या आंसर है? कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन 1829 एडी में, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसकी नियुक्ति की थी। किसने नियुक्ति की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसकी नियुक्ति की थी, ठीक है, ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए। और कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा को समाप्त किया। ओके, समझ में आया भैया? गुड। तो इस तरीके से आपका निर्माण होगा। कर्नल स्लीमैन ठगी प्रथा का समाप्त किया। ठग चौतरफा विद्यमान थे भारत में, है ना। भोले भाले यात्रियों को बेवकूफ बनाकर उनका गला दबाकर हत्या कर देते थे और उनके दिए गए सामानों को लूट लिया करते थे। ये आपको समझना होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लो। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन? ये आपको बताना होगा। बताइए जल्दी से। नमस्कार गरिमा जी, नमस्कार। आंसर दीजिए, लाइक और शेयर करिए आते ही, लाइक और शेयर, ठीक है भैया। तो ध्यान से समझिए, ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा कि अफगानिस्तान के प्रति किसने आक्रामक नीति अपनाई थी, अर्थात उस पर अटैक किया, जीतने का प्रयास किया। ये आपको ध्यान रखना। तो लॉर्ड मेयो, लिटन, डफरिन अथवा कैनिंग? लॉर्ड लिटन है बेटा, बी आंसर है। 1878 एडी में लिटन ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था शेर अली के विरुद्ध, है ना। शेर अली के विरुद्ध यहां पर अटैक किया था। आगे देखिए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, है ना। भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी अगर लिखा जाता जल्दी कर लेते तुम लोग। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, माने यही हिंदी है। ये उसका क्या हो गया? हिंदी वर्जन हो गया, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ओके, तो देखते जाओ। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने स्थापित की थी? बोलो। तो इसमें डायरेक्ट आंसर हटना पड़ेगा, गोपाल कृष्ण गोखले। जी के गोखले ने इस संस्था की बेटा स्थापना की थी 1905 में, पुणे में, है ना। 1905 एडी में इसकी स्थापना पुणे माने महाराष्ट्र में की थी, है ना। वैसे भी आप जानते हो गोपाल कृष्ण गोखले बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे और इन्हें गांधी जी का ये राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु इन्हीं की सलाह पर, है ना। महात्मा गांधी ने भारत का दौरा किया था, पूरा कहा था पहले इसको आप चक्कर लगाइए, भारत को, परिस्थितियों को समझिए, फिर राजनीति में आइए। इन्हीं गोपाल कृष्ण गोखले को बेटा भारत का हीरा भी कहा जाता। भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कहा जाता कि भारत के, जैसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी आपका आंसर होगा, ठीक है। और भारत का हीरा किसे कहा गया, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। समझ में आ रहा बेटा? चलो, पूरी उम्मीद है कि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर होते रहना चाहिए। ओके, देखिए, सत्य शोधक समाज किसने स्थापित किया, है ना। तो दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, गांधी जी या भीमराव अंबेडकर साहब, या इनमें से कोई नहीं, अथवा दो लोगों ने मिलकर? चलिए बताइए, बहुत बढ़िया। देखिए, सत्य शोधक समाज, ये सच्चाई से रिलेशन है, मानवता से रिलेशन है, और यह जुड़ा है मामला ज्योतिबा फूले जी से। ज्योतिबा फूले ने 1872 एडी में
ब्राह्मणों का, माने जो छुआछूत वाले ब्राह्मण थे, छुआछूत विरोधी इन्होंने सत्सोतक समाज 73 में बनाया था, लेकिन 1872 एडी में इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी, और इन्होंने ही 1873 एडी में इस संस्था की स्थापना कर, है ना, छुआछूत का विरोध किया था। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता, माने ब्राह्मणों की उच्चता के सिद्धांत को इन्होंने चुनौती दी थी। कोई दिक्कत? माने इस संस्था के माध्यम से ब्राह्मणों द्वारा आरोपित आडंबर एवं छुआछूत का विरोध इसी ने किया, मतलब इसी संस्था के द्वारा किया गया, इन पुस्तकों के माध्यम से किया गया। ठीक है भैया? ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखिए आगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया किसने? किसका विचार था? व्यक्तिगत सत्याग्रह बेटा 1940 एडी में महात्मा गांधी ने चलाया था, है ना, महात्मा गांधी चलाया था। इसका मोटो क्या था? इसका मोटो बेटा स्पष्ट था, ब्रिटिश सरकार के प्रोपेगेंडा को निष्क्रिय करना। प्रोपेगेंडा क्या था? माने ब्रिटिश सरकार ने प्रोपेगेंडा क्या फैलाया था बेटा? प्रोपेगेंडा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग है, यही है ना, ये प्रोपेगेंडा था, ऐसा कुछ था नहीं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग है, ऐसा अंग्रेजों ने प्रोपेगेंडा फैलाया, विशेषकर लॉर्ड लिनलिथगो ने। तो उसी का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने यह प्लान बनाया कि हमें भारतीय जनता के बीच में जाना चाहिए और अपनी बात कहना चाहिए, जनता को अपने साथ उतारना चाहिए। उसके पश्चात अंग्रेजों का यह निर्मूल हो जाएगा। ठीक है, यह उनका जो हंगामा है यह निर्मूल हो जाएगा, और इसीलिए उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। और इसके लिए गांधी जी ने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे को चुना था। किसको चुना था? आचार्य विनोबा भावे को। दूसरा जवाहरलाल नेहरू, ये प्रथम सत्याग्रही से दूसरा सत्याग्रही, सेकंड सत्याग्रही किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को, माने व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को, है ना। तो ऐसे ही सरदार पटेल। चलिए, तो लंदन में इंडिया सोसाइटी या इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो देखिए भैया, इंडिया हाउस है क्या? इंडिया हाउस भारतीय छात्रों के हितों के ध्यान रखने के लिए यह 1904 एडी के आसपास, माने 2 से 4 के बीच में, डेटा अलग अलग मिलता है, 2 से 4 एडी के बीच वहां पर इसको स्थापित किया गया। तो इसका स्थापित करने का मोटो बेटा सीधा सा था कि माने यह ऐसा संस्था था कि जिसमें भारतीय छात्रों के हितों का वहां पर ध्यान रखा जाता था, है ना। इसके स्थापना का उद्देश्य क्या था? भारतीय
राष्ट्रवादी। मेन देखिए ये इंटरनल था, जो मैंने अभी लिखा ये वास्तविक उद्देश्य था, दिखाने का कुछ और था। भारतीय राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत करना, ये वास्तविक उद्देश्य था। जबकि बाहरी उद्देश्य क्या दिखाया, लंदन में, क्योंकि लंदन में स्थापित था, भारतीय छात्रों के हितों की रक्षा, ये इसके उद्देश्य थे। और इसके संस्थापक कोई और नहीं बल्कि श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। बने ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे इसके संस्थापक। और लंदन में इन्होंने एक इंडिया हाउस नामक हॉस्टल चलाया था। ये कोई माने संस्था नहीं बल्कि हॉस्टल है। ठीक है भैया, ये हॉस्टल में क्या करते थे कि भारतीय छात्रों को ये क्या करते थे, वहां पर रहने की जगह देते थे। और यहां पर एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट न्यूज़पेपर निकालते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी अपने विचारों के लिए न्यूज़पेपर का प्रकाशन भी करते थे ना, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक इस न्यूज़पेपर का प्रकाशन करते थे। मजेदार बात यह है कि इस संस्था दरअसल एक्चुअल में क्रांतिकारी संस्था थी, जो भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूती से रखना चाहती थी। और आपको बताएं इस संस्था से बड़े बड़े क्रांतिकारी हमारे जुड़े थे, जैसे बी डी सावरकर का नाम आपने सुना होगा, इसी संस्था से जुड़े हुए थे। आप मैडम भीखाजी कामा जिसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है ना, वो भी इसी संस्था से जुड़ी थी। तो इस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो इंडिया हाउस है ये बड़ा महत्वपूर्ण संगठन था, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित था। तो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन की कौन कही जाती है, ये भी आप जान लीजिए, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन इट मीन्स भारतीय क्रांति की माता, भारतीय क्रांति की माता। बहुत बड़ा इनका योगदान है भैया। ठीक है, मैडम के आर रुस्तम कामा पूरा नाम है, लेकिन शॉर्टकट में मैडम के आर रुस्तम कामा, पति का नाम रुस्तम होने के कारण तो मैडम भीखाजी कामा कही जाती थी ये। ठीक है भैया, तो इनका बड़ा योगदान है, इसी संस्था जुड़े थे। बी डी सावरकर का मैंने नाम लिया, आप जान ही रहे हैं कि बहुत बड़ा योगदान है बी डी सावरकर साहब का। ठीक है, तो ये सब इसी संस्था से जुड़े हुए थे। ठीक है, मैडम भीखाजी कामा के बारे में चर्चा हल्की सी कर दे रहा हूं कि जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 1907 एडी में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी। उसमें पहली बार भारत का तिरंगा ध्वज फहराया था। तो भारत का पहला तिरंगा ध्वज, भले ही ट्राई कलर का आज जैसा नहीं था, दूसरा ट्राई कलर था, तो भारत का पहला ध्वज जो स्वतंत्रता का प्रतीक था, इन्होंने ही फहराया था। जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में इन्होंने ही फहराया था। तो समझ में आ गया दोस्तों। देखिए बेटा, देशोर कथा होती, देशोर कथा, ये किसकी किताब है? देखिए बिहार ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ लिया, स्पेशली बिहार ओरिएंटेड है ना, वहां की नेशनलिटी को लेकर के पढ़ाया गया था, बिहार के लोगों के लिए बात की गई थी। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये स्पेशली फॉर स्टेट लेवल से रिलेटेड है। तो इसको आप क्या किए हैं, करिए, कुछ जवाब आपको भी देना चाहिए। 2-4 सेकंड का आपके पास समय रहता है, तो आपको जवाब इसको देना चाहिए। ठीक है, इसमें बेटा थोड़ा सा ऑप्शन पूर्णतः सही नहीं छप पाया। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग एरर हो गया है, तो कोई बात नहीं, मैं लिख दे रहा हूं। दरअसल ये आप नहीं कर पाएंगे इसीलिए, क्योंकि गलत छप गया इसलिए। तो ए पर मैं कर दे रहा हूं सखाराम गणेश देवस्कर, है ना, सखाराम
गणेश, ये दरअसल 2 बार छप गया ना, इसी से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो यहां पर मैं ए पे डाल दे रहा हूं सखाराम गणेश देवेस्कर, यही आंसर भी है, आप समझ जाइए, ठीक है। बाकी एक में यहां जो एग्जाम में आया हुआ है, यहां पर राजेंद्र प्रसाद यहां लिखा हुआ है, बाकी मुरली मनोहर प्रसाद वहां है, तो थोड़ा प्रिंटिंग एरर हो गया बेटा। इसका आंसर क्या होगा? सखाराम गणेश देवेस्कर, है ना। ये बिहार के क्षेत्रीयता को बढ़ाने के लिए इस किताब की रचना की गई थी कि बिहार के लोगों को भी अपनी वैल्यू है। तो आगे देखिए अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये चीज आपको ध्यान देना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास की मैं बात करूं, इसकी स्थापना के जो संकल्पना है वो सबसे पहले पूरी तरीके इसको कहा जाता है कि इसके लिए सारी भूमिका एवो ह्यूम की रही है, तो इसीलिए इन्हें संस्थापक कहा जाता, संस्थापक, है ना। एवो ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, है ना। इनका पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ऑक्टेवियन ह्यूम। मूलतः किस देश के निवासी थे ये? तो ये जो ह्यूम है बेटा, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहां के निवासी थे? स्कॉटलैंड के। ये आईसीएस, रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी हैं। इनके भारतीय प्रेम के कारण, इनका भारतीयों से लगाव था, तो अंग्रेजों ने इनको जबरन बीआरएस ले आकर यहां से क्या कर दिया? इनको यहां से अवकाश दिला दिया जबरदस्ती। अंततः चले गए ये भारत से, लेकिन फिर लौट के आए। इनका भारतीयता से लगाव लगातार बना रहा। इसीलिए लाला लाजपत राय जैसे राष्ट्रवादियों ने भी कहा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और इनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था, ऐसा। इसीलिए फाउंडर मेंबरों में मानी गई ये, है ना। इन्हीं का विजन था कि ये पहले आए। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है बेटा कि इस समय ब्रिटिश वायसराय कौन था जब कांग्रेस बनी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बेटा? 28 दिसंबर, है ना, 1885 एडी, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, है ना। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ये मुंबई में है संस्कृत महाविद्यालय। यही कांग्रेस की बेटा स्थापना हुई थी, है ना, 28 दिसंबर 1885 एडी को। और उसमें बड़ा योगदान ह्यूम का रहा, क्योंकि सरकार से अनुमति यही दिलाए। तो ब्रिटिश वायसराय उस समय कौन था? वायसराय, ब्रिटिश वायसराय उस समय बेटा लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। तो इसी से सहयोग लेकर एवो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना कराई। यदि क्वेश्चन ये होता कि कांग्रेस का संस्थापक अध्यक्ष कौन है ना, तो संस्थापक अध्यक्ष, भाई संस्थापक तो ये हो गए, या इनके साथ एक बात और जोड़ लो, संस्थापक सचिव ये हैं। अब पूछा जाए अगर कांग्रेस का संस्थापक अध्यक्ष कौन है, तो कांग्रेस का संस्थापक अध्यक्ष बेटा WC बनर्जी, माने व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनके संस्थापक सदस्य हैं और संस्थापक सचिव एवं ह्यूम है, ठीक है। तो 72 लोगों के साथ मिलकर इस संस्था की स्थापना इन्होंने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है यार, यह कई एग्जामों में आ चुका, कई एग्जामों में। इसका तो सटीक आंसर सभी जानते होंगे, लेकिन ये कौन सी परिस्थितियां थी, क्यों ऐसा इन्होंने कहा, तो समझिए 1917 एडी में होम रूल लीग स्थापित हुआ था। 1917 एडी में होम रूल आंदोलन चलाने के लिए 2 होम रूल सोसाइटियां बनी, होम रूल लीग स्थापित हुई थी। एक लीग जो है ना, बीजी तिलक की। पहली लीग किसकी थी? बीजी तिलक की। पहली लीग
किसकी थी? बीजी तिलक। ये अप्रैल में ही बनी हुई थी, अप्रैल 1916। और ये मैं क्योंकि 17 इसलिए लिखा हूं कि ये इस समय का स्टेटमेंट है ना, इसकी स्थापना। और दूसरी एनी बेसेंट, सितंबर में एनी बेसेंट ने इसे स्थापित की थी, सितंबर 1916। तो समझिए ध्यान से, सबसे पहले तिलक की थी लीगल, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक था, स्वराज की विचारधारा को भारत में बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए एनी बेसेंट और बीजी तिलक ने मिल करके होम रूल लीग बनाई। होम रूल लीग के माध्यम से पूरे भारतीयों को स्वराज की विचारधारा, सेल्फ रूल को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने इसको पूरे भारत में टारगेट किया फैलाने का। तो इसी दौरान पुणे में 1917 में बोलते हुए बाल गंगाधर तिलक ने ललकारते हुए कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। इसमें क्या निकलती है भाषा? डेडिकेशन की, हमारा है और मैं इसे लेके रहूंगा, ये जोर दे करके इन्होंने कहा था। इस बात को आप समझिए, ये वो चीजें हैं जिसके माध्यम से बेहतर रूप से आपका निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि होम रूल आंदोलन किसने चलाया? उन्होंने मिलकर चलाया। होम रूल का उद्देश्य भी यही आप जान लो, क्योंकि मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन आया, बढ़िया क्वेश्चन आया। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों में स्वशासन की भावना को मजबूत बनाना, है ना, ये उद्देश्य था, मजबूत बनाना। और यदि मैं इसके प्रभाव की बात कर लूं तो होम रूल आंदोलन का बड़ा प्रभाव पड़ा। 1917 एडी में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन करना पड़ा अंग्रेजों को, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र जारी किया, और इस मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के माध्यम से अंग्रेजों ने कहा कि हम भारतीयों को शीघ्र ही प्रशासन में रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस डिक्लेरेशन में अंग्रेजों ने कहा कि भारतीयों को प्रशासन में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। ये मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 1917 में जारी हुआ था। मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे। ये क्यों जारी करना पड़ा? क्या व्यवस्था थी? ये कहीं ना कहीं होम रूल आंदोलन था, और इस प्रकार के डेडिकेशन भरे हुए नारे थे। तो बेटा समझ में आ गया इतनी चीजें? कोई दिक्कत आप सभी को? कोई अगर आपको समस्या हो रही हो तो भी आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीजें मैं आपको सेशन को बढ़ाया, और ऐसे ही आगे भी मैं उपस्थित रहूंगा।